बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी जो कि चैप्टर नंबर 6 है ICS पार्ट 1 का, इसके क्वेश्चन नंबर 6.30 और क्वेश्चन नंबर 6.31 को सॉल्व करना सीखेंगे। इंतहाई आसान क्वेश्चन है, बड़े गौर से स्टेटमेंट को समझिएगा और उसके बाद फिर सॉल्व कीजिएगा। सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं जी, उसको अंडरस्टैंड करते हैं और फिर देखते हैं इनको सॉल्व किस तरह से करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6.30 के अकॉर्डिंग 3 balls are drawn successively, ये टर्म गौर करने वाली है। 3 balls are drawn successively from a box containing 6 red balls, 4 white balls and 5 blue balls. Find the probability that they are drawn in the order red, white and blue if each ball is, फर्स्ट पार्ट में क्या है replaced और सेकंड पार्ट में क्या है नॉट रिप्लेस्ड। यानी दो क्वेश्चन फिर आगे हो गए ये कि रिप्लेस वाली सिचुएशन में फिर ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी इस तरतीब से कि अगर हम सक्सेसिवली यानी 1 by 1 करके सिलेक्शन करें तो हमारे पास रेड, वाइट और ब्लू आने के चांसेस क्या होंगे अगर हर दफ़ा हम बॉल रिप्लेस करते जाएं। और फिर सेकंड पार्ट में राइटर ने कहा कि अगर रिप्लेस ना करें तो फिर प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फिर चांसेस क्या होंगे, इस चीज़ के बारे में पूछा गया है। आइए देखते हैं इसको सॉल्व किस तरह से करना है। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं लेट ए बी एंड सी बी द इवेंट्स ऑफ रेड, वाइट एंड ब्लू रिस्पेक्टिवली, कि इस तरतीब से बॉल्स के सिलेक्शन को हमने तरतीब से इवेंट्स का नाम दे दिया ए, यानी फर्स्ट रेड बॉल को ए, सेकंड वाइट आए उसको बी और थर्ड ब्लू आए इसको सी का नाम हमने दे दिया। तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी जी हमारे पास, क्योंकि रेड 6 हैं और टोटल 15 है, 6 + 4 + 5 ये 15 बॉल्स बनती हैं। तो फर्स्ट स्टेप में रेड के आने के चांसेस क्या होंगे, इवेंट के केसेस यानी रेड के केसेस 6 हैं क्योंकि 1 बॉल की सिलेक्शन ही कर रहे हैं तो 6 ही बनता है, और डिवाइजर में टोटल केसेस यानी 15 C1 यानी 15 ही आ जाएगा। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 6/15। इसी तरह सेकंड जो है वो हमारे पास वाइट बॉल की सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी P of B, क्योंकि हमने इसको B इवेंट का नाम दिया हुआ है। N of B over N of S, क्योंकि B के केसेस हमारे पास 4 हैं यानी 4 C1 सिंगल बॉल की सिलेक्शन कर रहे हैं सेकंड टाइम, तो हमारे पास B जो है वो वाइट को ज़ाहिर कर रही है। तो वाइट के केसेस क्या होंगे 4 C1 यानी 4 ओवर टोटल केसेस, क्योंकि टोटल फिर पूरे के पूरे 15 ही हैं, क्योंकि फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं रिप्लेस का केस है, यानी फर्स्ट बॉल जो आई थी रेड उसको हमने वापस रख दिया हुआ, तो लिहाजा हमारे पास टोटल 15 पूरी हैं। तो लिहाजा डिवाइजर में हमारे पास क्या आ जाएगा 15, लिहाजा प्रोबेबिलिटी 4/15। थर्ड स्टेप में अब फिर एक बॉल की सिलेक्शन के चांसेस हम देखना चाह रहे हैं कि वो तीसरी कौन सी हो, ब्लू बॉल हो, और इसको हमने सी से ज़ाहिर किया हुआ है। तो हमारे पास अब क्योंकि ये रिप्लेस का केस है टोटल बॉल्स फिर पूरी हैं, क्योंकि फर्स्ट बॉल को भी हमने वापस रख दिया, सेकंड बॉल को भी रख दिया, तो टोटल तो पूरी रही। और हमारे पास ब्लू में से आने के केसेस क्या होंगे 5 C1 यानी 5, और डिवाइजर में टोटल यानी 15 C1 यानी 15 केसेस, और प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 5/15। अब हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए थी रेड, वाइट एंड ब्लू, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, क्योंकि एंड की ऑप्शन है लिहाजा मल्टीप्लिकेशन लॉ की तरफ आएंगे, और हमारे पास ये P of A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C बराबर होगी P of A इंटू P of B इंटू P of C के। और जब हम ये प्रोबेबिलिटीज पुट कर देंगे, P of A का आंसर 6/15, P of B का आंसर 4/15 और P of C का आंसर 5/15, तो फाइनल आंसर व्यूअर्स हमारे पास 8/225। इसको पॉइंट में लिखना चाहें तो लिखा जा सकता है, अदरवाइज डिवाइजर की फॉर्म में, रेशो की फॉर्म में लिखना है तो हमारे पास ये सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी आएगी। इसी तरह सेकंड पार्ट में क्योंकि नॉट रिप्लेस का जिक्र आ गया, यानी अब हमारे पास डिपेंडेंट इवेंट्स की सिचुएशन आ गई, क्योंकि अब पहले स्टेप में हमने जो इवेंट लिया है उसको हमने वापस नहीं शामिल किया, तो अब लिहाजा बाद वाले इवेंट पे असर पड़ेगा, लिहाजा ये डिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो हमारे पास हम बिल्कुल उसी तरह से लेट कर लेते हैं लेट A, B एंड C बी द इवेंट्स ऑफ रेड, वाइट एंड ब्लू रिस्पेक्टिवली। तो P of A फर्स्ट स्टेप में तो क्योंकि तादाद बराबर है हमारे इंटरेस्ट की भी और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ बॉल्स की भी, यानी रेड भी 6 हैं तो लिहाजा 6 C1 केसेस आ जाएंगे फर्स्ट बॉल रेड के आने के, और डिवाइजर में टोटल केसेस 15 C1 यानी 15, तो हमारे पास P of A बराबर आ जाएगी 6/15। अब जब सेकंड स्टेप की हम बात करेंगे कि सेकंड जो है वो हमारे पास वाइट की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी P of B क्या है, ये बराबर होगी N of B over N of S के। अब गिवन A का साइन लिखने की ज़रूरत इसलिए पड़ी, इसलिए लिखा ताकि देखने वाले को समझ लग जाए कि अब जो B की प्रोबेबिलिटी है वो डिपेंड कर रही है A पे। A पहले आ चुका हुआ है, लिहाजा ये B की प्रोबेबिलिटी जो आपने लिखनी है
फाइंड करनी है, इसको इस हिसाब से फाइंड करना है, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि ए इवेंट पहले आ चुका हुआ है, लिहाजा अब तादाद पे असर पड़ेगा, टोटल तादाद पे या इवेंट के केसेस पे भी असर पड़ सकता है, तो लिहाजा इस चीज़ को ज़रूर आपने मद्देनज़र रखना। तो हमारे पास अब क्योंकि बी जो है ये ज़ाहिर कर रहा है वाइड को, पहले स्टेप में वाइड की सिलेक्शन की तो हमने बात ही नहीं की, लिहाजा वाइड पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, लिहाजा वाइड के केसेस तो पूरे रहेंगे, यानी हमारे पास 4C1 और हमारे पास डिवाइजर में अब टोटल क्योंकि 14 बॉल्स रह गई हुई हैं, फर्स्ट बॉल को हमने रिप्लेस नहीं किया रेड को, तो लिहाजा अब हमारे पास 14C1 टोटल केसेस रह जाएंगे यानी 14, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए बराबर आ जाएगी 4/14 के। इसी तरह थर्ड स्टेप में अब थर्ड बॉल हम चाह रहे हैं कि कौन सी आए, हमारे पास ब्लू आए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, जबकि पहले ए और बी आ चुके हुए हैं, यानी रेड और वाइट पहले दो स्टेप्स में आ चुकी हुई हैं, यानी पहले स्टेप में रेड और दूसरे में वाइट, तो लिहाजा ये गिवन साइन यही जाहिर कर रहा है कि ये जो सी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, इसमें ये गिवन है पहले से कि पहले ए और बी अक्कर हो चुके हुए हैं, यानी रेड और वाइट बॉल्स सिलेक्ट हो चुकी हुई हैं फर्स्ट और सेकंड स्टेप में, तो इस चीज़ को ज़रूर आपने कंसीडर करना है, इसको मद्देनज़र रखते हुए अब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। तो लिहाजा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जबकि ए और बी पहले आ चुके हुए हैं, ये बराबर होगा एन ऑफ सी, इस चीज़ को देखते हुए कि ए और बी पहले अक्कर हो चुके हैं, गिवन साइन की जस्ट नोटेशन इस्तेमाल करने का ये मतलब है कि आपको केसेस का पता चल जाए कि टोटल केसेस किस तरह से फाइंड करने हैं और इवेंट के किस तरह। अब इवेंट के केसेस पे तो फिर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि थर्ड स्टेप में अगर हम फाइंड करना चाह रहे हैं केसेस ब्लू के, तो पहले और दूसरे में ब्लू को तो हमने सेलेक्ट किया ही नहीं, उसको तो बाहर निकाल के रखा ही नहीं, इसलिए ब्लू के केसेस की तादाद पे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लिहाजा एन ऑफ सी जो है ए और बी के अक्कर होने के बाद भी वो हमारे पास 5C1, क्योंकि 5 ब्लू हैं यानी 5 ही रहेंगे, और उसके बाद टोटल केसेस में फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि पहले स्टेप में एक रेड निकल गई, दूसरे में हमारे पास एक वाइट बार चली गई हुई है। अब हमारे पास ब्लू के केसेस टोटल क्या रह जाएंगे, अब हमारे पास टोटल केसेस NFS क्या हो जाएंगे 13C1, यानी डिवाइजर में 13 आ जाएगा, यानी 5/13। अब हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए थी रेड वाइट एंड ब्लू बॉल सिलेक्टेड, तो हमारे पास P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C अब बराबर होगी P ऑफ A इंटू P ऑफ B गिवन है, क्योंकि B डिपेंड कर रहा है A पे, पहले A अक्कर हो चुका हुआ है जिसकी वजह से इस पे असर पड़ा, और P ऑफ C गिवन A इंटरसेक्शन B, यानी C भी डिपेंड कर रहा है A और B पे, तो लिहाजा ये बराबर होगी प्रोबेबिलिटी P ऑफ A इंटू P ऑफ B गिवन A इंटू P ऑफ C गिवन A एंड B। तो हमारे पास जस्ट वैल्यूज पुट कर देंगे, P ऑफ A का आंसर व्यूअर्स हमारे पास 6/15, इसी तरह P ऑफ B गिवन A 4/14 और C गिवन A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 5/13 है। जस्ट हमने वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई किया, मल्टीप्लिकेशंस वगैरह की, तो हमारे पास फाइनल आंसर 4/91 है। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो पॉइंट्स की सूरत में जस्ट लिखा जा सकता है इसको। अब हम बात करते हैं जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6.31 है, इसकी स्टेटमेंट को पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 6.31 हम देखते हैं स्टेटमेंट में क्या पूछा हुआ है, क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है और किस तरह से प्रोबेबिलिटी फाइंड होगी। क्वेश्चन नंबर 6.31 में 1 बैग कंटेन 4 वाइट एंड 2 ब्लैक बॉल्स, यानी ये 1 बैग फर्स्ट बैग का जिक्र हो रहा है कि जिसमें 4 वाइट और 2 ब्लैक बॉल्स हैं, हमने ये इन्फॉर्मेशन लिख ली। अनदर बैग कंटेन 3 वाइट एंड 5 ब्लैक बॉल्स, और सेकेंड बैग है जिसमें 3 वाइट और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। इफ़ 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बैग, यानी दोनों बैग्स में से एक एक बॉल की सिलेक्शन करनी है, तो प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की चाहिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट बोथ आर वाइट, कि दोनों में से वाइट आ जाए, और सेकंड पार्ट में बोथ आर ब्लैक, दोनों में से ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी। आइए देखते हैं इसको फाइंड किस तरह से करना है। हमारे पास ये जो फर्स्ट और सेकंड बैग में तादाद जो गिवन है इसको हमने लिख लिया, वाइट और ब्लैक बॉल्स की तादाद। उसके बाद हमने फर्स्ट पार्ट को भी सॉल्व करना है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट ए बी द इवेंट ऑफ वाइट बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग, के फर्स्ट में से वाइट के केसेस क्या हैं और फिर उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है वाइट के आने की। तो P ऑफ A बराबर होगी एन ऑफ A ओवर एन ऑफ S के, यानी फर्स्ट में से वाइट के केसेस क्या होंगे जी 4C1, क्योंकि 4 वाइट है उनमें से एक के आने के केसेस क्या होंगे 4C1, और डिवाइजर में टोटल, क्योंकि टोटल फर्स्ट में 6 हैं लिहाजा 6C1 यानी 4/6 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इसी तरह लेट बी बी द इवेंट ऑफ वाइट बॉल फ्रॉम सेकंड बैग, तो सेकंड में से प्रोबेबिलिटी वाइट के आने की, यानी P ऑफ B बराबर होगी एन ऑफ B ओवर एन ऑफ S के, यानी हमारे पास सेकंड में से वाइट के केसेस क्या होंगे 3C1 लिहाजा 3, और डिवाइजर में टोटल, क्योंकि सेकंड में टोटल बॉल्स 8 है लिहाजा 8C1 यानी डिवाइजर में 8 आ जाएगा, तो 3/8 प्रोबेबिलिटी आ गई। अब हमें व्यूवर्स प्रोबेबिलिटी चाहिए थी बोथ आर वाइट की, यानी P ऑफ A इंटरसेक्शन B
यानी ए एंड बी, पहले में से भी वाइड दूसरे में से भी वाइड आए, इसको हमने ए और बी से ज़ाहिर किया हुआ। तो बोथ आर वाइड का मतलब क्या है कि दोनों में से वाइड, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी चाहिए, यानी ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, जो कि बराबर होगी पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी के। और हमारे पास पी ऑफ ए 4/6 है और पी ऑफ बी 3/8, और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 12/48, या इसको 1/4 लिखा जा सकता है, या इसको आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हम पॉइंट्स की सूरत में लिखना चाहते हैं तो 0.25 हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह अगर इसके सेकंड पार्ट की बात की जाए तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी रिक्वायर है बोथ आर ब्लैक, तो बिल्कुल सेम सिचुएशन होगी, जस्ट हमारे पास न्यूमेरिकली क्वांटिटीज़ में फ़र्क पड़ जाएगा क्योंकि अब वाइट की बजाय ब्लैक का जिक्र है। लेट्स सी बी द इवेंट ऑफ ब्लैक बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग। तो फर्स्ट में से ब्लैक के केसेस क्या हैं? 2C1, एक ब्लैक के केसेस 2C1, और टोटल हमारे पास 6C1, यानी 2/6 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। और लेट डी बी द इवेंट ऑफ ब्लैक बॉल फ्रॉम सेकंड बैग। तो हमारे पास सेकंड में से ब्लैक के केसेस क्या होंगे? क्योंकि 5 तादाद है इसलिए 5C1 केसेस हो जाएंगे, और ओवरऑल क्योंकि 8 है सेकंड में तो लिहाजा 8C1, यानी 5/8 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ आर ब्लैक का मतलब क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी सी एंड डी चाहिए, यानी सी इंटरसेक्शन डी, जो कि बराबर होगी पी ऑफ सी इंटू पी ऑफ डी के। और पी ऑफ सी की वैल्यू अगर हम पुट कर दें 2/6 और पी ऑफ डी 5/8, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन फाइनल आंसर हमारे पास 5/24 आ गया। इसको पॉइंट में लिखना चाहते हैं तो तब भी लिखा जा सकता है। तो ये हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व करना सीखे। मज़ीद नेक्स्ट वीडियोस में हम प्रोबेबिलिटी के मज़ीद जो ज़्यादा अहम क्वेश्चन हमारे पास इस चैप्टर के रह गए हैं उसको डिस्कस करेंगे, ताकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा आसानी रहे। अब एग्ज़ाम्स करीब भी हैं तो लिहाजा आप लोगों के लिए आसानी पैदा हो जाए। बाकी इंशाल्लाह ताला उसके बाद फिर मज़ीद हम चैप्टर्स की तरफ आएंगे, थ्योरी पे और उनके न्यूमेरिकल्स पर। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।